नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी हिंदी पेडागोजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो होता है भाषा व्याकरण की भूमिका। यानी आपका जो व्याकरण होता है उसकी क्या भूमिका होती है, उस पे ये आपके रहेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो होगा सेशन आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये आपके जो है पेपर 1 और पेपर 2 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये 50 क्वेश्चन जितने भी होंगे आपके। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला प्रश्न आपके पास, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में उचित कथन कौन सा है? आपको देखना है कि व्याकरण जब पढ़ाते हो तो उसमें उचित कथन कौन सा होगा। विद्यार्थियों को भाषा के नियमबद्ध स्वरूप से परिचित करवाना, विद्यार्थियों को भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करवाने के लिए प्रेरित करना, व्याकरण के नियम कंठस्थ कराना। जहाँ पे भी नियम आ जाएगा ये तो आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, नियम जो आ जाएगा गलत हो जाएगा। या फिर एक या दो, इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका पहला और दूसरा है। यानी विद्यार्थियों को भाषा के नियमबद्ध स्वरूप, यानी जब नियम से पढ़ाओगे आप, नियमबद्ध यानी कंटिन्यूस पढ़ाओगे आप बच्चों को, एक नियमबद्ध प्रकृति से आप पढ़ाओगे तो ये आपका सही होता है। और भाषा का शुद्ध रूप का प्रयोग करवाओगे ये भी आपका सही है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्याकरण को भाषा का शरीर किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर स्वीट ने। व्याकरण शिक्षण से संबंधित नियम नहीं है पूछा गया है। अनिवार्यता का नियम, व्यर्थता का नियम, समव्यवस्थित शिक्षण का सिद्धांत उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला है, भाषा को विकृत होने से बचाने के लिए उसके नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। यह कथन पूर्णतः सही है, असत्य है, पूर्णतः गलत है, स्पष्टतः कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पूर्णतः सही है। भाषा में निपुणता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है व्याकरण के नियम कंठस्थ कराना। व्याकरण के नियम जहाँ पे भी कंठस्थ कराना भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। कविताओं का पाठ करवाना, समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करवाना या फिर निबंध लेखन करवाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। जहाँ पे भी आपका समृद्ध भाषिक परिवेश आप बच्चों को उपलब्ध कराओगे भाषा की कक्षा में, ये आपका सही माना जाता है। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। भाषा साध्य है, व्याकरण साधन कथन के अनुसार व्याकरण शिक्षा व्यर्थ है, व्याकरण शिक्षण आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए, व्याकरण शिक्षण अनिवार्य है, या फिर एक या दो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, यानी व्याकरण शिक्षण क्या है? व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाएगा भाषा साध्य है और व्याकरण एक साधन है। ये गलत हो जाएगा आपका। व्याकरण शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए? ध्वनियों के मध्य के सूक्ष्म अंतर से परिचित करवाना, भाषा की संरचना का ज्ञान प्रदान करना, भाषा की अशुद्धता को पहचानने की योग्यता का विकास करना, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो आपका व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य होता है आपका उपयुक्त सभी, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तीनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? नवीन भाषा सीखने में सहयोग करना, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना। जहाँ पे भी आपके नियम कंठस्थ हो जाएंगे यही आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन दूसरा आपका इसमें आंसर सही हो जाएगा। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है किस विधि में? आपका जो है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता, पुस्तक विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगमन विधि। आगमन विधि में जो होता है आप जो है उदाहरण से, हमने बच्चे को पहले उदाहरण दिए और फिर क्या है नियम बताए, उदाहरण से आप नियम की ओर जाते हो आगमन विधि। तो यही आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। और मुकेश अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को विभिन्न लेखकों से वार्तालाप के अवसर उपलब्ध करवाता है। वह व्याकरण शिक्षण के लिए क्या प्रयोग करता है? यानी वह क्या है विद्यार्थियों को जो है विभिन्न जो लेखक होते हैं उनसे वार्तालाप करवाता है। तो भाषा प्रसंग विधि, प्रत्यक्ष भाषण शिक्षा विधि, समवाय विधि, या फिर सह संबंधी विधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी डायरेक्ट इंटरेक्ट करा रहा है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। भाषा की शिक्षिका विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती है। वह डैश प्रयोग करती है, यानी एक पहेली का प्रयोग कर रही है। तो प्रयोग विधि, व्याकरण विधि,
या फिर खेल विधि या फिर पुस्तक विधि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेल विधि। पहेली जो होती है वो भी आपकी खेल विधि में आती है। ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी आप ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हो, तो ये होता है आपका आगमन विधि में। यानी जो आपका उदाहरण से नियम बोला मैंने आपको, उदाहरण से आप नियम की ओर जा रहे हो, यही यही पे आपका क्या होता है, ज्ञात से आप अज्ञात की ओर जाते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इससे आप स्टार मान लीजिएगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर या फिर उदाहरण से नियम की ओर, आपका आगमन विधि में जाते हो आप। कई बार इस पे प्रश्न पूछे गए हैं आपके। 13वां प्रश्न आपका, मोहिका का कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है। वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग कराने के लिए कहती है। उसका उद्देश्य क्या है? व्याकरण को रुचिकार बनाना, व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना, या फिर एक या दो, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है व्याकरण के नियमों को रुचिकार बनाना, ये भी सही है, और व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन तीसरा इसमें सही हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम किस में है? ये आपसे पूछा गया है। लेखन कौशल के विकास में, शुद्धवाचिक अभिव्यक्ति में, लोकोक्ति और मुहावरे के द्वारा भाषा में प्रभावी प्रयोग में, या फिर पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। तो आपका जहाँ पे भी आ जाएगा कि आप शुद्ध पठन, यानी क्या है, आप साफ साफ पढ़िए, तो ये आपका गलत हो जाएगा, कम महत्व है। तो ऑप्शन जो है चौथा आपका सही हो जाएगा। अगला आपका, भाषा की अध्यापिका द्वारा व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण कराने का उद्देश्य क्या है? यानी जो है वह परीक्षण कर रही है कि वह जो है व्याकरण पढ़ाने से पहले, आप सपोज एक व्याकरण के लैंग्वेज के टीचर है, तो आप क्या है, व्याकरण पढ़ाने से पहले बच्चों को क्या है, उनके जो है कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चौथा, कि आप जो है उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करोगे कि उन्हें कितना आता है, इसलिए आप उनसे परीक्षण कर रहे हो उनका। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना, बिल्कुल सही। और विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानना, तो इसका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों आपके सही हो जाएंगे। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किसकी ओर संकेत कर रहा है? कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। यहाँ पे वो दो बार क्या है, मैंने यूज़ कर रही है। व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, या फिर भाषा प्रयोग में असावधानी, या फिर भाषा की समझ ना होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उसे जो है व्याकरण नियमों की जानकारी नहीं है। यानी उसे क्या है, मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी होना चाहिए था, लेकिन उसने मैंने बोल दिया, तो ये क्या है, उसको व्याकरण के नियम की जानकारी नहीं है। तो ऑप्शन जो है आपका पहला इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा के मदरसा बनाए दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है? यानी मातृभाषा की को मदरसा बनाए बिना, यानी मातृभाषा पे आप क्या है, मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हो और दूसरी भाषा को सीख जा रहे हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है प्रत्यक्ष विधि। ये मैंने आपको हिंदी पेडागोजी की आपकी जो कंप्लीट सीरीज़ है वहाँ पे भी पढ़ाया आपको, कि जहाँ पे भी आपकी प्रत्यक्ष विधि ये होती है जहाँ पे जो है आप मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हो और आप जो है लक्ष्य भाषा यानी दूसरी भाषा आप सीख जाते हो, सीख लेते हो। मतलब जैसे आपको सपोज इंग्लिश, आपकी कोई टीचर है तो आपको जो है इंग्लिश पढ़ा रही है, तो ऐसे में क्या क्या करोगे, आप जो है इंग्लिश ही का यूज़ करोगे, आप जो है अपनी हिंदी का यूज़ नहीं करोगे, अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करोगे, आप केवल और केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करोगे। उसे हम बोलते हैं दूसरी भाषा। दूसरी भाषा में कोई सी भी भाषा हो सकती है आपकी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट दूसरी भाषा को सीख जाते हो किस विधि में? प्रत्यक्ष विधि में, जिसमें कि मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक विधि होती है आपकी व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि में आप जो है मातृभाषा का मातृभाषा का प्रयोग करते हो। व्याकरण अनुवाद विधि में आप मातृभाषा का प्रयोग करते हो, लेकिन प्रत्यक्ष विधि में आप जो है मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हो। ये आपको याद रखना है। आगमन विधि में, हम आगमन विधि में मैंने आपको बोला, आगमन विधि में क्या होता है, आप जो है उदाहरण से नियम की ओर जाते हो, उदाहरण से नियम की ओर जाते हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है चौथा आपका सही हो जाएगा, कि उदाहरण से नियम की ओर जाना आपका आगमन विधि कहलाता है। शिक्षक जो है वह सबसे पहले उदाहरण देगा बच्चों को और फिर क्या है उन्हें नियम बताएगा। ये आपका बेस्ट माना जाता है आपका आगमन विधि। अगला प्रश्न आपका, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
आपको पूछा गया है कि जब व्याकरण आप पढ़ाते हो, शिक्षण करते हो व्याकरण का, तो उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांश की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी आपको जो है, जो आपकी काव्य होती है, कविताएँ होती हैं, उनके लिए एक अलग सी व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो आपका गलत है, ये ऑप्शन ही आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व दिया जाना चाहिए, यानी आप भाषा प्रयोग कम करोगे और भाषा के नियम को ज़्यादा रटोगे या फिर महत्व दोगे, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। जहाँ पे भी मैंने बोला आपको परिवेश आ जाएगा, एक भाषिक परिवेश हम बच्चों को जो है उपलब्ध कराएंगे, प्रयोग आएगा, भाषिक प्रयोग आएगा, तो यही आपका सही हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, ये भी आपका सही नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा, यानी बच्चे परिवेश से उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियमों बनाने की क्षमता रखते हैं। अगला है आपका 20वां प्रश्न आपका, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि, फिर से आ गया आगमन विधि, तो फिर से आ जाएगा उदाहरण से नियम की ओर। ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ ना होना, नियम कंठस्थ ना होना, नियमों का अति सामान्यीकरण। यानी क्या है, उसने खाया और उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा। ऐसा हो सकता था उसने पढ़ा, खाया और चीखा, यानी ज़्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है, उसने रिपीट हो रहा है, यानी अति सामान्यीकरण हो रहा है। तो ये ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपके जो हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना, अब कई बार ये मुहावरे और लोकोक्ति पे आपका प्रश्न पूछा जाता है कि भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। केवल केवल जहाँ पे भी आ जाएगा ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, व्याकरण में नहीं आता आपका मुहावरे लोकोक्ति। हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो पहला और चौथा आपका हो जाएगा, पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा कि भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, पहला ही उत्तर आपका सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बताया, मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप कर होता है, यानी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करता है। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल देती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, यानी मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है आपका, आपकी जो है डायरेक्ट मेथड में। अगला है आपका, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है, यानी आप जो है हिंदी शिक्षक हैं तो आपको क्या आवश्यक हो गया, व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण करना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी उपयुक्त सभी। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है, यानी जब आप उच्च प्राथमिक स्तर पर आप व्याकरण पढ़ाओगे बच्चों को तो पाठ्य पुस्तक प्रणाली होगी, समवाय प्रणाली होगी, भाषा संसर्ग प्रणाली होगी या फिर आगमन निगमन प्रणाली होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको जो है दोनों विधि यूज़ करनी है, आगमन भी निगमन भी। आगमन में आप एग्जाम्पल से यानी उदाहरण से रूल की तरफ जाएंगे, नियम की ओर जाएंगे, और निगमन में आप नियम से उदाहरण की ओर, यानी ये दोनों विधि आपको जो है, आपका पहला ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न आपका, वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को वाक्य गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचित करा दिया जाए। अर्थ अथवा भावगोतन की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, यानी वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो ये आपको पता होगा 8 प्रकार होते हैं आपके वाक्य के। ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। अगला आ गया, ये आपके पेपर 2 के प्रश्न हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश में सहायक होता है, किस में सहायक होता है आपका व्याकरण, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देना, भाषा की प्रकृति प्रकार और व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना। जहाँ पे भी व्याकरण के नियम आ जाएंगे ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा।
और व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करना भी गलत हो जाता है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो कट गया आपका। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझना और उसका विश्लेषण करना, यानी जो है आप उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण जो सीख रहे हो, आप शिक्षण कर रहे हो, तो उसका क्या उद्देश्य होता है कि भाषा की नियमित प्रकृति को समझना और उसका विश्लेषण करना। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि कौन सी होगी? यानी आप जो है व्याकरण जब पढ़ाओगे बच्चों को तो कौन सी विधि होगी? तो ये होगी आपकी आगमन विधि। आगमन विधि जो है आप उदाहरण से नियम की ओर जाओगे। मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग आप क्यों करते हैं? भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। एकमात्र जहाँ पे भी आ जाएगा ये गलत हो जाएगा। केवल, एकमात्र, ही, ये सब आपके जो है नेगेटिव होते हैं, तो एकमात्र गलत हो जाएगा। दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है, गलत हो जाएगा ये भी। भाषा को अलंकृत करता है या फिर भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है आपका मुहावरे और लोकोक्ति। ये आपके जो है पेपर 2 के प्रश्न है, इसीलिए यहाँ पे पूछा गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर आपके प्रश्न पूछे गए हैं कि व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी होगा। आपको पूछा गया है कि कौन सा आपका व्याकरण शिक्षण का प्रभावी तरीका होगा। ऑप्शन देख लेते हैं हम। व्याकरणिक बिंदुओं पर कार्यपत्रक यानी वर्कशीट तैयार करना, बच्चों को देना, यानी हम एक वर्कशीट तैयार करेंगे। आप व्याकरण अगर बच्चों को पढ़ाना है तो एक वर्कशीट देंगे हम। बच्चों को भाषा प्रयोगशाला में व्याकरणिक कोठियों का अभ्यास कराना, यानी अभ्यास कराना जहाँ पे भी आ जाएगा ये तो आपका गलत हो जाएगा। अब व्याकरण के बिंदु पर एक एक करके चर्चा करना, या फिर पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट कराना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। यानी जब भी आप किसी पाठ को, आप भाषा की कक्षा में किसी भी पाठ को पढ़ाते हो, तो उसमें क्या है, कोई भी आप व्याकरण जो बिंदु आएंगे उनको उसी टाइम आपको स्पष्ट कराना है बच्चों को, तो ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन चौथा इसमें सही हो जाएगा। अगला आ गया, भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते हुए मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है? फिर से आपका थोड़ा लैंग्वेज घुमा दी उसने। ये आपका पेपर 2 के प्रश्न है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते हुए मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है? तो ये होता है आपका प्रत्यक्ष विधि में। ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को सर्वनाम का प्रयोग, क्रिया का प्रयोग, या फिर भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण कराना सिखाना। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। यानी आप एक बच्चों को क्या है कि नियमबद्ध प्रकृति सिखा रहे हो, किस हिसाब से आपको जो है सेंटेंस लिखना है, नियम बता रहे हो, तो ऑप्शन जो है चौथा आपका सही हो जाएगा। नियमबद्ध प्रकृति सिखा रहे हो भाषा की। अगला आपका, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, पुस्तक विधि। तो मैंने आपको बोला कि आगमन विधि जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका बेस्ट ऑप्शन रहता है, उदाहरण से नियम की ओर। भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जा सकता है। प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी होती है। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। तो ज़्यादातर आप जो है वो आप ऑप्शन करोगे कि प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आकलन पूर्णतः उचित है, आंशिक रूप से उचित है, पूर्णतः असंभव है, बिल्कुल अनुचित है। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना, यानी आप संदर्भ से रिलेटेड प्रश्न के माध्यम से व्याकरण को समझ रहे हो, आप संदर्भ अनुसार प्रश्न पूछ रहे हो बच्चों से, तो ये पूर्णतः उचित हो जाएगा। पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा। इनमें से डैश अक्षरबोध की एक विधि नहीं है,
वाक्य विधि, प्रत्यक्ष विधि, वर्ण विधि, शब्द विधि, तो नहीं है, यानी आपका प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड। ये आपका पेपर 1 का क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, यानी पहले क्या है, नियम बता रही हो। पहले क्या बता दिया अध्यापिका ने, पहले परिभाषा यानी पहले नियम बता रही है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण बता रही है, यानी पहले उसने संज्ञा की डेफिनेशन बताई, फिर उसके बाद उदाहरण बता रही हो, तो वह किस विधि का आपका अपना रही है, तो ये होती है आपकी निगमन विधि। यहाँ पे जो शिक्षिका जो है वह पढ़ाते समय पहले परिभाषा दे रही है, डेफिनेशन बता रही है यानी नियम बता रही है, उसके बाद वह क्या है, संज्ञा का उदाहरण दे रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, निगमन विधि। अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है, यानी संदर्भ में आप जो व्याकरण पढ़ते हो उसका आपको जो है बताना है कौन सा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के 2 और शब्द युग्म बताए हैं। घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द में से ऐसे शब्द युग्म छांटिए। घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाए, या फिर घर घर आपकी ही चर्चा है, काव्य के घर शब्द की पुनरावृत्ति के शेष अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह सब पूछा है कि निम्न से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है, इसमें संदर्भ में व्याकरण, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। घर घर आपकी ही चर्चा है, काव्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपका जो है ये आपका प्रश्न हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन जो है चौथा आपका सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न आपका, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है, तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को, यानी भी आ गया तो आप अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, भाषा की बारीकियां समझना चाहती है, व्याकरण सिखाना चाहती है, परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भाषा की बारीकियां समझा रही है आपकी शिक्षिका, ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर से आपके मुहावरे और लोकोक्ति पर कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्ति के शिक्षण के संदर्भ में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं हम। ये आपका पेपर 2 का प्रश्न है। मुहावरे लोकोक्ति का वाक्यों में प्रयोग करना, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्ति के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना, संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना। मैंने बोला जहाँ पे भी संदर्भ अनुसार आप मुहावरे लोकोक्ति को प्रयोग को समझोगे, ये आपका बेटर ऑप्शन हो जाएगा, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संदर्भ के अनुसार आप मुहावरे लोकोक्ति का यूज करोगे। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिनमें बच्चे नियम को कंठस्थ करते हैं। नियम को कंठस्थ करना गलत हो जाएगा, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, बिल्कुल सही, यानी ये हो जाएगी आपकी आगमन विधि। नियम से उदाहरण नहीं, सूत्र का प्रयोग नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा उदाहरण से नियम की ओर, यानी जो है आपका जो है आगमन विधि हो गई है। अगला प्रश्न आपका, कोई एक भाषा डैश लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। यानी कोई एक भाषा जो है 3, सभी, सीमित या फिर एक, तो भाषा जो है सभी लिपियों में लिखी जा सकती है। इससे पहले आपका प्रश्न पूछा है तो ऑप्शन दूसरा आपका सही हो जाएगा कि भाषा जो है सभी लिपियों में लिखी जा सकती है। अगला प्रश्न आपका, साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए, यह विचार पूरी तरह से क्या है, यानी तब तक बच्चों को नहीं सिखाना जब तक वो पूरे वर्णों की पहचान या फिर समझ ना पाए उनको। अवैज्ञानिक है, सही एवं स्वीकार्य है, वैज्ञानिक है, या फिर बाल स्वभाव के अनुकूल है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जो है ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा, वैज्ञानिक है ये, कि वर्णों पहले आने चाहिए फिर आपको बच्चों को लिखाना है। ये वैज्ञानिक तौर पे शिक्षक जो है इसको जो है निभाता है, इस प्रोसेस को निभाता है। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता, यानी मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, वो होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा।
कई बार आपका प्रश्न पूछा गया है, 2016 में भी, 2011-12 में भी आपके प्रश्न पूछा गया है कि किस में आप जो है मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हो। तो ये मैंने आपको जो है आपकी हिंदी पेडागोजी में पढ़ाया है। आपने वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको पूरी आपकी हिंदी पेडागोजी पढ़ाई है और वहाँ पे आपको जो है जितने भी आपके विधि होते हैं या सब आपको पढ़ाए हैं। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्याकरण बिंदुओं की परिभाषा याद करना जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। भाषा प्रयोग में अशुद्धवादी होना, व्याकरण तत्वों की सूची बनाना या फिर भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, भाषा प्रयोग करना। मैंने बोला आपको जहाँ पे भाषा प्रयोग आ जाएगा ये आपका सही होता है। फिर से आपका जो है मुहावरे और लोकोक्ति पे प्रश्न आ गया। सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है मुहावरे एवं लोकोक्ति का सुनिश्चित प्रयोग करना, मुहावरे लोकोक्ति का निर्माण करना, अर्थ बताना या फिर कोश से मुहावरा और लोकोक्ति का अर्थ देखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुहावरे एवं लोकोक्ति को सुनिश्चित हम प्रयोग करेंगे। पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा। ये आपका पेपर 2 का प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका, तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्द के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने से वो क्या कर रही है? यानी एक जो तपस्या है आपकी 7वीं कक्षा में जो है आपकी शिक्षिका है और वह पृथ्वी, वसुधा, भूमि ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है। शब्द भंडार का विकास कर रही है, भाषा का व्याकरणिक ज्ञान देना, बारीकी समझना, पर्यायवाची शब्दों का परिभाषा देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है कि वह उनका जो है शब्द भंडार का विकास कर रही है। पर्यायवाची तो हैं कि पृथ्वी, वसुधा, भूमि जो है पर्यायवाची हैं, लेकिन ये यहाँ पे ये सही नहीं हुआ। आपका सही उत्तर हो जाएगा शब्द भंडार का विकास करना। तो पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा कि वह बच्चों को क्या है शब्द भंडार का विकास कर रही है। फिर आपका पेपर 2 का प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? परिभाषा को जानना, डेफिनेशन को जानना गलत हो जाएगा। शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान, संदर्भ में व्याकरण, फिर आ गया संदर्भ अनुसार व्याकरण सीखना। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नियम जानना गलत हो जाएगा, नियम वैसे भी गलत हो जाता है। लास्ट प्रश्न आपका 50वां प्रश्न है कि संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? इससे पहले भी संदर्भ में व्याकरण आपका सही उत्तर है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि संदर्भ में व्याकरण क्या होता है? व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला। यानी आपका जो व्याकरण होता है वह क्या है? पाठ के संदर्भ में भी पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। यहाँ पे जो ही आ गया ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और व्याकरण और दोनों अलग तो नहीं है। पाठ में सर व्याकरण अपने जानना जरूरी नहीं है, ये भी आपको तो ऑप्शन एक ही बचता आपका। पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा कि व्याकरण जो है पाठ के संदर्भ में ही सिखाया जाता है। ही जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका गलत होता है। ही केवल आपका जहाँ पे भी आएगा ये गलत हो जाता है। तो आज हमने देखे आपके जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जो है व्याकरण से रिलेटेड। तो अगर आपको जो है सेशन पसंद आया तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जिन्हें भी इनकी ज़रूरत है, और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ये आपकी 50 MCQ सीरीज़ आपकी आगे चलती रहेगी। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।